बच्चों, आज के क्लास में हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कुछ रूल्स को देखेंगे और इस रूल्स के बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम को लिखने का। और बोर्ड पर आप जितना भी रूल्स देख रहे हैं, ये टोटल रूल्स आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम को लिखने का तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो जब आपको प्रैक्टिस के लिए कंपाउंड दिया जाए उस समय रूल्स को थोड़ा सा ढंग से आप सुनिएगा। तो आते हैं पहले रूल्स पे। क्या रूल्स कह रहा है, हम लोग किस टॉपिक पे हैं? नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज इसका क्या देखेंगे रूल्स, कि क्या क्या रूल से हम किसी कोऑर्डिनेशन एंटिटीज के आईपीएसी नेम को लिख सकते हैं। आप ये भली भांति जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या चीज़, तो एक आपका हो गया आयनाइजेशन स्फीयर और एक हो गया आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो आयनाइजेशन स्फीयर आप जान रहे हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी आप जान रहे हैं। तो इस बेस पर हम लोग जब नाम को लिखेंगे तो आप ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में रखें कि चाहे कैटायन हो या क्या हो, एनायन हो, पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज। तो जो पॉजिटिवली चार्ज एंड निगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी में होता है तो उसमें आप किसको प्रायोरिटी पहले दीजिएगा? तो आप दीजिएगा कैटायन को पहले और एनायन को बाद में। तो आप जो प्रायोरिटी दे रहे हैं नाम को लिखने में वो दीजिएगा किसको? कैटायन को। मतलब आप धनायन को पहले लिखिएगा और बाद में किसको लिखिएगा? ऋणायन को। इसका मतलब एनायन जो आएगा आफ्टर क्या? कैटायन। एनायन आफ्टर कैटायन। फर्स्ट भी किसको प्रायोरिटी देंगे? तो फर्स्ट हम देंगे कैटायन को। तो जो धनावेशित होगा, ऋणावेशित होगा, तो कैटायन और एनायन का जब नाम लिखने का आएगा मौका तो हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे? तो पहले देंगे कैटायन को और बाद में देंगे एनायन को। इसका मतलब है कि नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी में क्या आएगा? पहले आपको कैटायन का नाम लिखना है, बाद में आपको एनायन का नाम लिखना है। तो इस चीज़ को आप निश्चित रूप से ध्यान देंगे। नेम ऑफ कैटायन प्लस नेम ऑफ एनायन, ये हो गया नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी में नेम ऑफ कैटायन प्लस नेम ऑफ एनायन। अगर आप इसके कुछ एग्जाम्पल को भी देखें तो आप इसके एग्जाम्पल को देखें। FeCN का होल 6। मान लीजिए कि इस प्रकार का कोई कंपाउंड, इस प्रकार का कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इसमें आपका ये क्या है? ये आप जान रहे हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। और इधर आपका जो आउट रहता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो आउट रहता है, जो बाहर रहता है, उसमें क्या रहता है? आयनाइजेशन स्फीयर। और आयनाइजेशन स्फीयर में आप फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं? कैटायन को। और सेकंड किसको दे रहे हैं? एनायन को। तो आप किसको लिखिएगा? ये जो पोटेशियम है, पता है आपको, ग्रुप 1 का एलिमेंट है। और मैंने बार बार ये बताया था कि ग्रुप 1 के एलिमेंट को आपको क्या रखना है? याद। ग्रुप 2 के एलिमेंट को याद रखिएगा, क्योंकि आयनाइजेशन स्फीयर में ये जो प्लेस है यहाँ पर वही आपका आएगा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का एलिमेंट। उसको आपको निश्चित रूप से याद रखना है। कहने का सेंस है कि ये जो पोटेशियम है ग्रुप 1 का है, तो 1 चार्ज हुआ, इसको पहले लिखेंगे, इसको पहले लिखेंगे। इसी टाइप से और कंपाउंड अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर कोई और कंपाउंड लेते हैं, मान लीजिए कि आपने ये लिया, आपने यहाँ से आप लिगेंड का नंबर मिला लें, ये हो गया आपका Cl3। तो फिर आपको क्या पता है कि
ये जो टोटल चार्ज होता है, टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज मिला के होना चाहिए 0, टोटल चार्ज मिला के होना चाहिए 0। ये हो गया आपका आयनाइजेशन स्फीयर, ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो इसका जो चार्ज है इसके चार्ज के क्या होगा, इक्वल। तो देखिए क्लोराइड का चार्ज क्या होता है, 1 का -1 10⁻³ तो ये जो आपका है CO NH3 का होल 6, इसका जो चार्ज है ये पहले लिखाएगा, ये पहले लिखाएगा। तो सेंस, मेरे कहने का सेंस क्या है, मेरे कहने का सेंस ये है कि जो कैटायन है उसको आपको क्या लिखना है पहले, और जो एनायन होगा उसको कहाँ लिखना है बाद में। ये आप रूल्स को निश्चित रूप से दिमाग में रखें। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का चर्चा होता है। तो जो लिगेंड आपको दिया गया है, जो लिगेंड का नाम आपको दिया गया है उसका आपको इंग्लिश में स्पेलिंग लिखा गया है, तो आप ये जानते हैं कि कौन सा लिगेंड जो है किस लेटर से स्टार्ट होता है। तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर को आप समझ रहे हैं, वर्णमाला क्रम को, जो ABCD में पहले आता है उसको पहले लिखना है, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखना है। तो इस चीज़ को तो आपको मेंशन हर जगह करना पड़ेगा, क्या चीज़, कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। इसका मतलब किसी कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सेंट्रल एटम या आयन का जो नाम लिखा जाएगा, तो लिगेंड का जब आप नाम लिखिएगा तो उसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आपको क्या करना है, लिखना है। आप नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज इक्वल टू क्या होगा, नेम ऑफ लिगेंड प्लस नेम ऑफ सेंट्रल एटम। तो नेम ऑफ लिगेंड आप पहले लिखिएगा, फिर आप सेंट्रल मेटल एटम का नेम लिखिएगा। सेंट्रल मेटल एटम में भी आपको बताया गया था कि मोस्टली आपका क्या रहता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट रहता है, तो वो आपको मेंशन करना है। और लिगेंड जब भी लिखाएगा तो वो कैसे लिखाएगा, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। कोई आप ले लीजिए, कोई एग्जांपल आप इसका ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपने ऐसे लिया PT या ये Br, और ले लीजिए कोई कंपाउंड Cl NH3, इस टाइप का कोई लिगेंड आप लेते रहिए, इस टाइप का कोई लिगेंड आप लीजिए। तो यहाँ पर आप क्या गौर कीजिएगा, देखिए थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए, इस पर लिगेंड के नाम, इसका क्या नाम है, तो इसका नाम हो गया ब्रोमो। अथवा आपने इतना जरूर पढ़ा होगा कि Br है तो ब्रोमाइड, Cl है तो क्लोराइड, ये हो गया आपका एमीन, ये हो गया आपका नाइट्रिटो। तो जब आप लिखिएगा तो आप ये ज़रूर दिमाग में रखें, और आपने कल ही सीखा है, कल के रूल में ही सीखा है कि जो ऋणात्मक लिगेंड रहता है तो ऋणात्मक लिगेंड में आप क्या लगाते हैं, O। लेकिन यहाँ पर गप किस चीज़ का हो रहा है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर का। ये ब्रोमो या ब्रोमीडो, ये क्लोरो, ये आपका क्या है क्लोरो या क्लोरिडो, ये आपका क्या है एमीन, ये आपका क्या है एमीन, ये आपका क्या है नाइट्रो या नाइट्रिटो, ये आप बोल रहे हैं। यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि ये देखिए C, यहाँ पर देखिए B, यहाँ पर देखिए A, यहाँ पर देखिए N। कहने का मतलब कि अगर सेम टाइप का लिगेंड हो, मतलब निगेटिवली लिगेंड, पॉजिटिवली लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड, तब आप इस चीज़ को केयर कीजिएगा कि आप उसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखिएगा। मतलब न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो न्यूट्रल लिगेंड में सभी लिगेंड को आप लिखिए, डिफरेंट टाइप के लिगेंड को आप लिखिए, लेकिन लिखिए उसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। निगेटिव लिगेंड है तो निगेटिव लिगेंड में भी आप क्या कीजिएगा, लिखिएगा, लेकिन उसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। कहने का सेंस ये है कि अगर ब्रोमो और क्लोरो का गप आएगा तो निश्चित रूप से आप किसको लिख रहे हैं, ब्रोमो। एमीन का अगर गप आएगा तो अगर ये न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम ही और रहता तो हम निश्चित रूप से न्यूट्रल एटम के अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर को देखते और क्या लगाते, देखते कि कौन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता उसको पहले लिखते, जो बाद में आता उसको बाद में लिखते। तो नेमिंग ऑफ लिगेंड में आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप ये भी चीज़ दिमाग में रखें, नेमिंग ऑफ लिगेंड में ये बहुत
इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेमिंग ऑफ लिगेंड। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में प्रत्येक प्रकार के लिगेंड को सूचित करने के लिए 2 प्रकार के संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। उसमें कौन कौन सा आप क्या प्रयोग कीजिएगा उसको देखिए। पहली बात, सामान्य प्रकार का लिगेंड में यदि सामान्य प्रकार का लिगेंड है और उसकी संख्या अगर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कहने का मतलब है 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो आप पहले से ही ये जान रहे हैं कि 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, इसको आप रिस्पेक्टिवली यूज करते हैं। डाई इज फॉर 2, ट्राई इज फॉर 3, टेट्रा इज फॉर 4, पेंटा इज फॉर 5 एंड हेक्सा इज फॉर 6। आप ऐसे यूज करते हैं। तो अगर आपको मान लीजिए कि इस प्रकार का कोई एग्जाम्पल मिलता है, यहाँ पर आप ऐसे लिखते हैं इसको, तो देखिए ये सेम टाइप का लिगेंड है। तो 6 के लिए आप क्या यूज कर दीजिए, 6 के लिए यूज कीजिएगा हेक्सा। ऐसे ही कभी 2 आएगा सेम टाइप का तो डाई, 3 आएगा तो ट्राई। ये आप दिमाग में रखें कि सेम टाइप का जहाँ पर लिगेंड आया तो आप जो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज करते हैं उसको दिमाग में रखें कि सेम टाइप का 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा। ऐसे आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये कब का है, जब ये सामान्य लिगेंड रहेगा। जब ये समान लिगेंड रहेगा तो 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए आप रिस्पेक्टिवली क्या यूज करते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस टाइप से यूज करते हैं आप। अब ऐसा भी आपको लिगेंड मिलेगा जो जिसमें पहले से ही कोई नंबर जुड़ा हुआ रहता है, पहले से ही कोई नंबर इसमें क्या रहता है, जुड़ा रहता है। उसको आप रिप्रेजेंट कैसे कीजिए। मान लीजिए कि लिगेंड आ गया एथिलीन डायमीन, इसमें देखिए पहले से ही नंबर, इसमें देखिए पहले से ही नंबर। अगर इस प्रकार का कोई आता, जैसे आपने देखा है EDTA, तो एथिलीन डायमीन देखते हैं, ये पहले से ही देखिए इसमें न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है डाई, पहले से ही। तो अगर अब क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कि इथिलीन डायमीन है, पहले से ही इसमें प्रीफिक्स मौजूद है और इसकी संख्या 2 हो जाए, इसकी संख्या 2 हो जाएगा तो 20 लगा देंगे। इसकी संख्या अगर 3 हो जाए तो क्या लगा देंगे, 30। इसकी संख्या अगर 4 हो जाएगा तो क्या लगा देंगे, टेट्राकिस। इसकी संख्या अगर 5 हो जाएगा तो क्या लगा देंगे, पेंटाकिस। कहने का मतलब ये है, कॉमन लिगेंड में तो आपने क्या देखा, कॉमन लिगेंड में आप 2 के लिए क्या लगाते हैं, डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, ऐसे लगाते हैं। अगर कोई लिगेंड ऐसा हो जिसमें पहले से ही प्रीफिक्स, तो आप वैसी कंडीशन में क्या कीजिएगा, तो वैसी कंडीशन में आप 2 के लिए 20, 3 के लिए 30, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, आप इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको ये भी याद रखना है कि जब एनायनिक लिगेंड आप लिखते हैं, ऋणात्मक लिगेंड आप लिखते हैं, तो आप दिमाग में ये रखें कि उसका जो लास्ट होगा, उसका जो एंडिंग होगा, एनायनिक लिगेंड का जो एंडिंग होगा वो किससे हो, उसके लास्ट में आपको क्या लगाना है, ओ। कहने का सेंस क्या है कि अगर मान लीजिए कि किसी लिगेंड का नाम हो गया क्लोराइड, आप इसको गौर से देखें, किसी लिगेंड का नाम है क्लोराइड, तो हम क्या करेंगे, ये जो ID है तो इसका E हटा देंगे और E हटा के क्या लगाएंगे, O। तो कहने का सेंस है इसका क्या नाम हो जाएगा, क्लोरिडो, अथवा आप इसको क्या लिख सकते हैं, क्लोरो। ऐसे ही कोई आइट वाला आ जाए, जैसे सल्फाइट, सल्फाइट ये आया सल्फाइट, तो हम क्या करेंगे, इस E को हटा करके इसके जगह पर O दे देंगे, ये क्या हो जाएगा, सल्फाइट। ऐसे ही मान लीजिए 8 वाला कोई आया, कोई 8 वाला आया, ये सल्फेट 8 वाला आया, इसके E को हटा देंगे। इसके E को जैसे आप हटाइएगा
इसके ई को जैसे हटाइएगा क्या हो जाएगा, सल्फेटो। तो मेरे कहने का सेंस क्या है कि जो एनायनिक लिगेंड होगा, एनायनिक लिगेंड के नाम के लास्ट में आपको क्या लिखना है, ओ। उसका लास्टिंग किससे होगा, ओ। आई डी है, आई टी है, ए टी है। अंत कैसे करना है, अंत जब इसका करेंगे तो हम क्या करेंगे, ई को हटा देंगे और ई को हटा करके उसके जगह पर क्या लगा देंगे, ओ। इसका मतलब ई रिप्लेस्ड हो जाएगा, ई रिप्लेस्ड हो जाएगा किससे, ओ से। तो ई इज रिप्लेस्ड बाय ओ। आप वहाँ से ई को हटा करके क्या लगा दीजिएगा, ओ। और जब आप इस सारे रूल्स को, जो भी रूल आपने देखा, जब इस सारे रूल्स को आप प्रैक्टिकली कोई एग्जाम्पल लेकर के देखिएगा तो ये सारे रूल्स आपको एक बार में याद हो जाएगा। तो जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अब आपको प्रैक्टिस में मिलेगा, अब आप जस्ट इसका एग्जाम्पल लेकर के नाम लिखने भिड़िएगा तो जितने रूल्स हैं सब आपको एक बार में दिमाग में आ जाएगा। इसलिए जो क्लास हो अब उस क्लास को आपको एब्सेंट नहीं करना है। पीछे जो लिगेंड का नाम है, चाहे वह पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, न्यूट्रल हो, उसको आप याद रखें। जो रूल्स आपको बताया गया उसको आप पढ़ते रहें तो आपको नाम में दिक्कत नहीं होगा। फिर आप तीनों प्रकार के नंबर को एक बार में निकालने सीख जाइएगा। EN, EAN, CN, ON आप आराम से निकाल सकते हैं। फिर इसी में हम लोग चले जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन में, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, जो बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ नॉलेज के लिए भी बहुत अधिक ज़रूरी है। बच्चों, अब आप लोगों को इस नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मात्र 2 या 3 रूल ही बचा है। उसके बाद आप इसके नाम का प्रैक्टिस कीजिएगा और नाम का प्रैक्टिस करते करते आपको सारे रूल्स दिमाग में आ जाएंगे। तो अब आप क्लास से ज़्यादा सिंसियरली आप इससे जुड़ जाएं ताकि आपको नाम लिखने में दिक्कत ना हो। इसके बाद जो एक्स्ट्रा पॉइंट होगा आपको इसमें पढ़ा दिया जाएगा। तो आइए, रूल्स में ही हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रूल्स को देख रहे थे। उसी रूल्स में कैटायनिक लिगेंड का गप करें। सीरीज तो हम लोग देखेंगे ही कि किसको पहले लिखना है, किसको बाद में लिखना है, ये सब तो देखना ही है। लेकिन अभी गप ये चल रहा था कि जो निगेटिव लिगेंड, जो ऋणात्मक लिगेंड है, आप उसमें क्या करते हैं, ओ लगाते हैं। उसमें आप ओ लगाते हैं तो जो भी आपका एट वाला, आइट वाला या आइड वाला था, उसके ई के जगह पर आप क्या लगा देते हैं, ओ। ये चीज़ सुना तो वो तो निगेटिव लिगेंड का बात था। अब आप क्या देखिएगा, कैटायनिक लिगेंड, जो धनायनिक लिगेंड हो। जो कैटायनिक लिगेंड है, कहने का सेंस क्या है, धनायनिक लिगेंड है, उसके नाम के अंत में आप क्या जोड़िएगा, ईएम। उसके नाम के अंत में क्या जोड़ेंगे, ईएम। कहने का सेंस है कि जो नाम इधर रहेगा उसमें क्या जोड़ेंगे, यम, और शिकार दे करके यम, ईएम जोड़ेंगे, IUM अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तब। अब देखिए, यही आपका कैटायनिक लिगेंड। ज़्यादा कैटायनिक लिगेंड होता नहीं है जो आपको प्रॉब्लम होगा। सबसे ज़्यादा जो होता है वो आपका क्या होता है, निगेटिव, और उसके बाद क्या होता है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल लिगेंड और निगेटिव लिगेंड ये ज़्यादा नंबर में होता है, लेकिन कैटायनिक लिगेंड आपका कम नंबर में होता है। तो जो कैटायनिक लिगेंड अभी आपके सामने में है उसको आप निश्चित रूप से क्या रखें, याद। और जब भी इस प्रकार का लिगेंड आएगा, ये इस प्रकार का लिगेंड आएगा, तो आप इस लिगेंड में क्या जोड़िएगा, जो भी इसका नाम है उसके नाम के अंत में ईएम। और इसलिए आपको जोड़ करके यहाँ पर बता दिया गया कि ऐसा अगर लिगेंड आता है तो आप इसमें ईएम जोड़ के लिखें। इसलिए ये तीनों लिगेंड आप दिमाग में निश्चित रूप से रखेंगे। न्यूट्रल लिगेंड में आपको एक ही चीज़ दिमाग में रखना है कि सेम टाइप का है तो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, डिफरेंट टाइप का है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। लेकिन न्यूट्रल लिगेंड में कुछ लिखा नहीं जाता है, कुछ जोड़ा नहीं जाता है। ये चीज़ दिमाग में रखिएगा कि जो उदासीन लिगेंड है, उदासीन लिगेंड का नाम ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कुछ जोड़ा नहीं जाता है। ऋणात्मक में ओ, धनात्मक में ईएम, उदासीन में कुछ नहीं। अब आपने
ब्रिजिंग लिगैंड को पहले के क्लास में पढ़ा है। ब्रिजिंग लिगैंड को पहले के क्लास में, प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। अगर एक रहा तो आप वहाँ पर म्यू प्रीफिक्स यूज करते हैं। इसी टाइप से अगर ब्रिजिंग लिगैंड की संख्या 2, 3, 4, कहने का सेंस है 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से होने लगा तो आप रेस्पेक्टिवली क्या यूज कीजिएगा। 2 है ब्रिजिंग लिगैंड तो आप क्या लिखिए, डाई म्यू दे दिए, ट्राई म्यू, टेट्रा म्यू, पेंटा म्यू etc का आप यूज कर सकते हैं। और अगर डिफरेंट रहता है, सब जगह आप यही रूल पढ़ते हैं, अगर डिफरेंट रहता है तो आप उसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में क्या कीजिएगा, लिखिएगा। ये तो हर जगह चलेगा, कोई भी लिगैंड रहेगा तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर ही आप लिखिएगा। ये चीज़ दिमाग में रखिए। नाम का इंडिंग कैसे करना, सेंट्रल मेटल एटम का नाम का इंडिंग कैसे कीजिएगा। सेंट्रल मेटल एटम के साथ आपको ये पता है कि लिगैंड अटैच रहता है। लिगैंड में अगर कभी ऐसा हो जाए कि वहाँ पर निगेटिव लिगैंड ही ज़्यादा रहे, कहने का सेंस है कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स रहे, इन द कंडीशन ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स, तब आप क्या कीजिएगा, जो सेंट्रल मेटल एटम होगा, जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसके लास्ट में, उसके नाम के लास्ट में आप एट जोड़ दीजिएगा। कब? सेंट्रल मेटल एटम के नाम के लास्ट में एट कब जोड़ा जाएगा, जब एनायनिक कॉम्प्लेक्स रहेगा तब। ये याद रखना है। और ये कुछ मुख्य मेटल है, ये कुछ मुख्य मेटल है जो लैटिन नाम से जुड़ा हुआ है और ये ज़्यादातर यूज होता है, इसलिए आप इसके नाम को निश्चित रूप से, इसके लैटिन नाम को निश्चित रूप से दिमाग में रखें। और ये आपको 8 जोड़ के बता दिया गया है, 8 जोड़ के बता दिया गया है। यहाँ अगर आप EM जोड़ दीजिएगा तो ये इसका लैटिन नाम हो जाएगा, और 8 जोड़ते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, किस कंडीशन का है ये, तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स जब कंडीशन आएगा तब, तो वहाँ पर आप सेंट्रल मेटल एटम के नाम में क्या लगाइएगा 8। तो आप ये दिमाग में रखें कि कल से जो क्लास हम लोगों का नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा उसमें हम फुली प्रैक्टिस पे जाएंगे, टोटली हम उसमें प्रैक्टिस पे जाएंगे। और अब आपको क्या करना, आज के क्लास के बाद से सारे रूल्स को पढ़ के बैठना ताकि प्रैक्टिस में आप बढ़िया से समझ सकें। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।